नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर एग्जिट पोल के नतीजे। जी हां, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल आ चुका है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और हरियाणा में कांग्रेस की क्लियर मेजॉरिटी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का वहां कहीं कोई चांस दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन सरकार बनाने के लिए उसको बहुत से लोगों का साथ लेना पड़ेगा। और ऐसा ही कहा जा सकता है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी, जो गठबंधन कश्मीर वैली में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको भी सरकार बनाने के लिए कुछ मशक्कत करने की, कुछ जोड़ तोड़ करने की जरूरत पड़ सकती है। यह एग्जिट पोल बताता है। तो आज हम इन्हीं एग्जिट पोल के नतीजों को आपके सामने रखेंगे, एनालाइज करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपको मैं सबसे पहले मिलवा देता हूं। हमारे साथ राजकुमार सिंह जी हैं, वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। सर बहुत स्वागत। राजकुमार जी, आपका रविंद्र सिंह शरौन साहब आज स्टूडियो में आए हैं पहली बार। शरौन साहब बहुत स्वागत आपका भी। राजा मुनीब साहब हमारे साथ हैं, आपको वादी के हालात बताएंगे। और साथ ही अमित रैना जी भी हमारे साथ हैं। अमित जी बहुत स्वागत आपका भी। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, एग्जिट पोल के नतीजों ने दरअसल दोनों ही पार्टियों से को सोचने के लिए भी बहुत कुछ दे दिया और आगे मेहनत करने के लिए भी बहुत कुछ दे दिया है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, इसमें एग्जिट पोल को तो कोई शक नहीं है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह सवाल जरूर हो सकता है। क्या हरियाणा में बीजेपी के सारे किले ध्वस्त हो गए? क्या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी ने बीजेपी से उसका यह मजबूत राज्य छीन लिया? क्या चौटाला खानदान अपने गढ़ को भी गंवाने जा रहा है? क्या जेजेपी और आईएनएलडी दोनों पार्टियों का स्कोर इस बार 0 रहेगा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे हरियाणा के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरने जा रहे हैं 8 तारीख को? ये कुछ सवाल हैं जो कि इस एग्जिट पोल के नतीजों को देखने के बाद सामने उठते हैं। और आज वो नतीजे जो हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। मैं एक बार फिर आपके लिए दोहरा देता हूं। एग्जिट पोल कह रहा है, एक्सिस माई इंडिया का, कि हरियाणा की 90 सीटों में से कांग्रेस 53 से 65 सीटें जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी 18 से 28 सीटों पर सिमट सकती है। और अन्य जिसमें आईएनएलडी, जेजेपी सभी लोग आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी भी, उसको 6 से 10 सीटें हासिल हो सकती हैं। यानी कांग्रेस पार्टी एक बहुत कंफर्टेबल सरकार मेजॉरिटी की बना सकती है। बीजेपी के 10 साल के बाद तीसरा टर्म लेने की जो हसरत है वो हसरत ही रह जाएगी, ऐसा एग्जिट पोल ने पाया है। बाकी 8 तारीख को हम इस पर ज्यादा बात करेंगे। तो आज एग्जिट पोल के नतीजों में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले आज जिस तरीके से हम चर्चा करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। आज हमने उन जगहों को पकड़ा है, उन शहरों को पकड़ा है, उन इलाकों को पकड़ा है जहां कहीं बीजेपी बहुत मजबूत रहती है, कहीं कांग्रेस बहुत मजबूत रहती है। लेकिन आप जब हम सिलसिलेवार तरीके से इन इलाकों का सर्वे आपके सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई किला नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के गढ़ कैसे ढह गए, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। मैं एक क्विक कमेंट लेकिन लेना चाहता हूं शरौन साहब का। शरौन साहब, जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, बीजेपी बहुत दूर मेजॉरिटी मार्क से और कांग्रेस पार्टी, एग्जिट पोल तो ये कह रहा है कि नजदीकी नेता मुकाबले की बहुत सी सीटें कांग्रेस पार्टी हार रही है, नहीं तो ये स्कोर 70 के पार जा सकता था। आपको विश्वसनीय लगता है? जी नमस्कार सौरभ जी। बिल्कुल, देखिए हम लोग जो ज़मीन पे घूमे और मुख्तलिफ इलाकों में जाने का मौका मिला, उसके लिहाज से ये एग्जिट पोल जो 55-60 के आसपास कांग्रेस पार्टी को दिखा रहा है वो माकूल लगता है, वो सही लगता है। क्योंकि जिस तरह के एंटी इनकम्बेंसी की वेव रही और अलग अलग जो मुद्दे रहे, उन मुद्दों के लिहाज से ये लगने लग गया था कि बीजेपी के खिलाफ माहौल है। और शायद सेंट्रल लीडरशिप ने भी इस बात को भांप लिया था और मुद्दों पर किसी तरह का भी जवाब देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की नहीं गई। कोशिश भी नहीं की गई, क्योंकि प्रधानमंत्री की 4 रैलियां हुई, उनमें ऐसा कुछ देखा नहीं कि जो कांग्रेस पार्टी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है उसको डिफीट किया जाए। वो अपनी बातें बोलते रहे, लेकिन जो जनता की बातें थी उन पर प्रधानमंत्री से लेके और अमित शाह भी आए और लोकल लीडरशिप भी, उन्होंने उस तरीके से जवाब दिया नहीं। मतलब जनता जिन मुद्दों पर नाराज थी या जिन कमियों को उसने पाया, उस पर कोई सफाई या मनाने की कोशिश नहीं की गई। तो और देखिए, किसान आंदोलन एक बड़ा मसला था, आपने भी बहुत कवर किया है। पहलवान जवान, ये तो खैर हरियाणा में नेशनल मीडिया ने खूब चलाए, लेकिन लोकल लेवल पे जो इश्यूज थे, जहां पर प्रदेश सरकार जिसके लिए जिम्मेदार थी, उसमें चाहे प्रॉपर्टी आईडी का मामला था, चाहे फैमिली आईडी का मामला था, एनओसी सर्टिफिकेट का इशू था, या सीईटी एग्जाम्स था, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मसले थे जो लोकल लेवल पे जिनसे लोग परेशान थे, उनको भी किसी तरीके से भी उनके ऊपर सफाई देने की, उनमें कोई अमेंडमेंट करने की, तरतीब करने की कोशिश की नहीं गई। एक बात और क्लियर हो जाए कि ये इलेक्शन पूरी तरह लोकल इश्यूज पर था।
लोकल इश्यूज पे था और कांग्रेस पार्टी ने इस इलेक्शन को लोकल इश्यूज पे ही रहने दिया। ओके। और वही कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप भी देखिए आखिरी हफ्ते में आई। उसके पहले पूरे कैंपेन को जो स्थानीय नेता हैं वही लीड कर रहे थे, और क्योंकि उनको मुद्दों की अच्छी समझ थी और लोग उनसे ज्यादा जो इश्यूज थे उनसे उनके साथ राब्ता करते थे, तो इसीलिए लोकल इश्यूज पर यह चुनाव हुआ। और लोकल इश्यूज पर दिक्कत बीजेपी को यह आई कि जो 9.5 बरस तक मुख्यमंत्री रहे उनको बीजेपी को दूर हटाना पड़ा। अगर 9.5 साल जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री रखा, जाहिर है उन्हीं को अगर लीड करने देते तो शायद वो जनता को समझा पाते। एक बार राजकुमार जी सर, ये जो बात कह रहे हैं बड़ी है, क्या खट्टर साहब को पीछे रखना, खट्टर साहब के नाम पर डिफेंसिव रहना शायद बीजेपी को नहीं करना चाहिए था? देखिए, मैंने कल भी ये कहा था कि बीजेपी के पास जो बेस्ट अवेलेबल चॉइस थी मनोहर लाल खट्टर थे। उसकी वजह ये खट्टर साहब है, पे बात करेंगे, मैं वो डेटा रख देता हूं बस एक सामने, क्योंकि रेलेवेंट है इसी बात से जुड़ा हुआ। करनाल से आते हैं खट्टर साहब, 13 सीटें हैं करनाल में, और यहां का स्कोर आप देखें, 8 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ 5 सीटें लग सकती है। और ये वो बेल्ट है जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतती है। और मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल के मुख्यमंत्री, उनके इलाके में यह हाल बीजेपी का हो रहा है। जी, मैं ये कह रहा था कि 9.5 साल जो सीएम रहे वो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा हरियाणा में बन के उभरे थे, या पार्टी ने उनको बनाया था। तो उस चेहरे को आप लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले और विधानसभा चुनाव से 9 महीने पहले अगर हटा देते हैं तो नए चेहरे को एक तो मौका नहीं मिलता अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, दूसरा आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल। तो आप चेहरा बदल के उन सारे सवालों से अपना मुंह चुरा कर निकलना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा कि आपने कहा एग्जिट पोल बताता है कि कांग्रेस की ही सरकार बन रही है कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ, बीजेपी का कोई स्कोर नहीं है। एग्जिट पोल भी, ये तो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल जब आएगा 8 को, तो भी मुझे नहीं लगता कि वहां कांग्रेस की सरकार बनने में कहीं कोई संशय है। ठीक है। बहस का विषय ये हो सकता है कि सीटें 50 के आसपास रहेंगी या 60 के पार जाएंगी। तो जनता इस बार, मतलब जनता तीसरा, भी नाराज है मीडिया से भी और एजेंसियों रविंद्र जी ने से, एक बात कही सर्वे को लेकर के भरोसा कर ले। हाँ, इस सर्वे में भरोसा किया एक मुद्दे पे मैं थोड़ा रविंद्र जी से सहमत होना चाहूंगा कि मुद्दा सिर्फ लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। अगर ऐसा होता तो एग्जिट पोल के जो आंकड़े कल हम लोगों ने बात भी की, अर्बन एरियाज में बीजेपी के वोट बैंक में उतना गिरावट नहीं लगती है जितनी रूरल एरियाज में। और रूरल एरियाज में जो इश्यूज थे वो नेशनल इश्यूज से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन का सवाल हो, चाहे अग्निवीर का सवाल हो, चाहे महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन का सवाल हो। तो मुझे लगता है कि सिर्फ लोकल इश्यूज नहीं थे, लोकल इश्यूज ने इसमें और ऐड किया एंटी इनकम्बेंसी में, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, एनओसी, ये ऐसी चीज़ थी जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में आम आदमी बहुत परेशान होता है। ठीक है। लेकिन नेशनल इशू जो 3 है, जवान, पहलवान, किसान, उसने बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान किया। ठीक है और सर। वो मुद्दे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर, सर बहुत सारी बातें बतानी है जो डेटा में निकल करके आई, तो मैं जल्दी जल्दी उनका आगे रुख करूंगा। मैंने आपको बताया खट्टर साहब के इलाके में क्या हश्र होता दिखाई दे रहा है बीजेपी का। हुड्डा साहब के इलाके में आ जाइए आप, रोहतक में 20 सीटें आती हैं, कांग्रेस को 20 में से 13 सीटें हासिल हो सकती हैं, बीजेपी को 4 और अन्य को 3 सीट। तो हुड्डा साहब, उनके अपने चुनाव पर तो कहीं दूर दूर तक कोई सवाल पहले भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने अपना पूरा इलाका भी डिलीवर किया है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। आगे देखिए अंबाला से आते हैं अनिल विज और सैनी साहब भी, अगर आप उसमें कुरुक्षेत्र का भी इलाका जोड़ देते हैं, 14 सीटें बीजेपी वाइप आउट होती हुई दिखाई दे रही है। 14 में से 11 कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखती है, बीजेपी 2 अन्य 1। हिसार की बात करते हैं, बहुत दलित बीजेपी ने जो है इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी दलितों का, अपने दलित नेताओं का अपमान करती है। कुमारी शैलजा यहां से आती हैं और जींद को भी इसी में शामिल कर लीजिए, चौटाला परिवार का भी इलाका इसी को आप मान लें। 20 सीट 13 कांग्रेस, 4 बीजेपी और 3 अन्य को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। सर आपको अगर कोई क्विकली कहीं ऐड करना हो आप लोग प्लीज कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेटा जल्दी पढ़ूंगा। 3 अन्य जो है ना जी, इस पर मुझे थोड़ा सा संशय है कि 3 सीटें यहाँ अन्य को चली जाएंगी। आईएनएलडी का एक भी नहीं आने वाला? नहीं, आईएनएलडी के लिए संभावना नहीं है सर। कहीं एक बरवाला की विधानसभा सीट है जहां वो कॉन्टेस्ट में है, एक नरवाना की सीट है जींद में, वहां वो कॉन्टेस्ट में है। लेकिन एक अगर हिसार में आप, फिर मुझे लगता है सावित्री जिंदल को आपने जोड़ लिया वो इंडिपेंडेंट हो सकता है। राव इंद्रजीत का, अब आप ये फिर आ जाइए उस हिस्से में जहां भारतीय जनता पार्टी स्कोर करती है। गुड़गांव का इलाका है, 11 सीटें हैं,
केवल एकमात्र ऐसा इलाका जहां बीजेपी फाइट देती हुई दिखाई दे रही है। 5-5 की बराबरी का स्कोर कांग्रेस और बीजेपी का यहां पर दिखाई दिया। अन्य एक, और आप जो बात कर रहे थे शहरी इलाके वाली बात, गुड़गांव सबसे बड़ा शहर, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहां शायद वो इलाका भी चला, और अहिरवार बेल्ट इसको कहते हैं, बीजेपी के लिए अच्छा मुफीद इलाका माना जाता है। ये बीजेपी के लिए ठीक नहीं है सर। 5-5 मैं वही कह रहा हूं, कंपटीशन नहीं है, ये तो कांग्रेस की जीत है। अगर उस इलाके में 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत गई तो बीजेपी के लिए तो कहीं रिकवरी का साधन ही नहीं बचा। कहीं यहां कम से कम धुली, पूरी तरह धुल तो नहीं गई हाँ, ना? धुल नहीं गई, लेकिन यहाँ पे पिछली बार 8 सीटें थी, बिल्कुल वही उससे पहले 9 थी। उससे पहले 9 थी। मतलब ये स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। अहिरवाल की बात कर लें, जीटी रोड की बात कर लें, या फरीदाबाद पलवल की बेल्ट की बात कर लें, ये बीजेपी का जो मेन सोर्स ऑफ सेंटर्स रहे हैं वो ये हैं। सबसे देखिए बड़ा फरीदाबाद की दिखा देता हूं, 12 सीटें आती हैं फरीदाबाद में, एक और अर्बन इलाका। कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं यहां से, 3 बीजेपी। पिछली बार 1 थी मेरे ख्याल से। अब ये देखिए 9 सीटें जो हैं, इसमें 2 सीटें तो सौरभ भाई ऐसी हैं जिन पर यह विवाद है कि इनको टिकट दे कैसे दिया बीजेपी ने। हाँ, नहीं, कांग्रेस ने। एक तो वो तिगांव की विधानसभा सीट, एक बल्लभगढ़ की विधानसभा सीट। ये 2 विधानसभा सीटें तो बिल्कुल नए लोगों को दे दिया है, जो कहीं लाइट फाइल में थे ही नहीं, उन लोगों को टिकटें दे दी। उसके बाद कांग्रेस के जो पुराने लीडर्स थे वो वहां से विधानसभा का इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ लिया, और उसके बाद भी अगर 9 सीटें आ रही हैं तो ये तो कमाल कर दिया मतलब कांग्रेस ने। ठीक, तो कश्मीर जाने के लिए रास्ता तो यही लेना पड़ेगा। आप लोग प्लीज लेफ्ट आउट मत करें, कुछ बात कहनी हो तो जरूर कह सकते हैं इस पर आप। अच्छा, अब देखें, हमारी जो देश की सबसे बड़ी हकीकत है वो है जाति, कास्ट। सारे इलेक्शन जाति पर लड़े जाते हैं, तो यहां भी वही आप तो सुनते होंगे, जाट बीजेपी से नाराज है, जाट पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ गया। क्या ये हकीकत है? अब मैं आपको दिखा रहा हूं सर्वे में अलग अलग जो जातियां हैं, जो हमारे सोशल कॉम्बिनेशंस हैं, वो किस तरीके से किस पार्टी की तरफ जाते दिखाई दिए। जाटों में अगर आप बात करेंगे, सर्वे ये कहता है 67%, 67% जाटों का वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। इसको आप एक तरफा वोट कह सकते हैं। बीजेपी को मात्र 11% जाट वोट मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं, और अन्य को 19। अब इस अन्य में जैसे मैंने आपसे कहा था, आईएनएलडी भी है और जेजेपी है, उनको भी कुछ वोट तो मिला ही होगा, हालांकि उस सीटों में तब्दील होता हुआ बहुत दिखाई नहीं देता। इंडिपेंडेंट्स भी है, वो स्ट्रांग है कहीं। तो जाटों की नाराजगी तो मतलब खुलकर दिख रही है। देखिए, ये नाराजगी तो 2019 में भी दिख गई थी, और बहुत ज्यादा वोकल रूप में आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देख ली थी। तो वो नाराजगी तो है, और नाराजगी के कारण है, और बीजेपी इसको मान के चलती है। मुझे लगता है बीजेपी मानती तो थी, लेकिन शायद उसको अंडर एस्टिमेट करती थी। उनको ये नहीं लगता था कि ये नाराजगी उनको भारी पड़ सकती है। नाम मैं नहीं लूंगा, संघ और बीजेपी दोनों में कुछ वरिष्ठ नेताओं से जब भी चर्चा हुई और इस तरह का विषय आया कि पार्टी की इमेज एंटी जाट बन रही है, तो बजाय सफाई के एक जवाब में सवाल होता था, तो इससे हमें नुकसान होगा कि फायदा। अच्छा, तो अगर आप उस एक्सट्रीम तक जा रहे हैं तो आप राजनीति गैर जाट की कर रहे हैं, जब सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो सकता है। लेकिन सब हरियाणा को इतना सिंप्लीफिकेशन, हालांकि दिल्ली में मीडिया करता है कि जाट और गैर जाट, पर सही मायने में ये जीटी रोड जो बेल्ट है ना, जहां बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उस इलाके में कम से कम 25 विधानसभा सीटें हैं जहां पर जाट गैर जाट की पॉलिटिक्स है ही नहीं। तो उस इलाके में बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो जाट गैर जाट भी वोट करता है बीजेपी को, सब करते हैं। जाट बीजेपी को भी कर देता है, और जाट गैर जाट के बीच में विभेद नहीं है, उस इलाके में है ही नहीं है। कम से कम 25 अब 90 में से 25 जो विधानसभा सीटें हैं वो अगर जाट गैर जाट की पॉलिटिक्स से इतर हैं, तो आप ये बताइए कि वो पूरे प्रदेश का एक ट्रेंड कैसे सेट कर देगा? नहीं, लेकिन खट्टर साहब को सीएम बनाना, फिर सैनी साहब को सीएम बनाना, ये जाट के सामने अन्य ओबीसी को खड़ा करने की राजनीति नहीं थी। खट्टर साहब हैं रोहतक के रहने वाले, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ा के, क्योंकि ये जीटी रोड की जो बेल्ट है ना सौरभ भाई, इस इलाके में कभी भी पिछले 50 साल में मुख्यमंत्री नहीं रहा। और इन लोगों का कहना था कि हम लोगों का इतना बड़ा चंक है और बहुत उपजाऊ जमीन है, अच्छे मजबूत किसान हैं, बावजूद उसके हमारा रिप्रेजेंटेशन सरकार में आज तक नहीं हुआ। अभी तक जो मुख्यमंत्री इनके पहले बने, रोहतक, हिसार, सिरसा और भिवानी, इसके अलावा मुख्यमंत्री नहीं बने। तो आप कह रहे बीजेपी की पॉलिटिक्स को केवल गैर जाट की पॉलिटिक्स ना कहें, उसको हम रीजनल बैलेंस की भी कह सकते हैं। ये रीजनल बैलेंस की वजह से 2 बार सरकार बन गई। ओके, वो भी था सौरभ जी। एक बात और भी है, आप हरियाणा को देखें कि पहले चौटाला 2 बार मुख्यमंत्री रहे, टेन्योर कुल मिला के 6 साल के आसपास था, 6, साढ़े 6, 7 साल का। शपथ तो 5-6 बार ले गए। हाँ, और 10 साल हुड्डा सीएम रहे। तो अगर 16 साल 17 साल जाट सीएम रहा हरियाणा में, तो बीजेपी को पॉलिटिकली भी सूट तक करता था कि नॉन जाट के चेहरे को आगे लाए।
ताकि अपना कोई जनाधार तैयार करें, क्योंकि भजन लाल के डाउनफॉल के बाद जी। नॉन जाट लीडरशिप के नाम पर हरियाणा में कुछ नहीं था। तो बीजेपी ने उस वैक्यूम को भरने की कोशिश की, उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। वो पॉलिटिक्स गलत नहीं थी जी, बट उसको इस एक्सट्रीम तक ले जाना कि आपको एंटी जाट देखा जाने लगे, वो मुझे और लगता उससे है आपको सुसाइडल हो प्रॉब्लम गया। ना हो। ये वो सौरभ सुसाइडल जी, हो गया। राजकुमार जी ने जो बात कही है ये बहुत मुफीद है और आज बीजेपी की जो स्थिति है उसके लिए वही जिम्मेदार है। चौधरी भजनलाल की पॉलिटिक्स वोट पड़ते ही खत्म हो जाती थी, लेकिन इनकी राजनीति जो गैर जाट की थी वो समाज के भीतर तक चली गई और उसका नुकसान सामाजिक तौर पर हुआ। और उसी की वजह से लोगों को अब ये लगने लग गया कि अगर सामाजिक तौर पर हम लोग एक दूसरे से दुराव में आ जाएंगे तो फिर हमारा तो सोसाइटी चल ही नहीं पाएगी। बाकी समाजों ने कैसे वोट किया वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन बात कर रहे हैं कश्मीर इस बाकी हिंदुस्तान की कास्ट पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है क्या? वहां नहीं होता है सब? इस लेवल का तो नहीं होता। अच्छा, जम्मू में? जम्मू में है जब नहीं देखिए कश्मीर में भी वो पहाड़ी वर्सेस गुज्जर बकरवाल वर्सेस तो वो मुस्लिम है। है। फॉल्ट लाइंस हैं। फॉल्ट Fault lines है, but इतने large level पे नहीं है। इंडियन डाइवर्सिटी इज फॉल्ट देखिए, लाइंस तो है। पूरे जम्मू कश्मीर में ही फॉल्ट लाइन्स है, क्योंकि कश्मीर अपने आप में अलग वोट करता है, वहाँ तो जम्मू कश्मीर अलग है, जम्मू अलग वोट करता है, चिनाब वैली अलग वोट करता है, डोडा पीर पंजाल रेंज अलग वोट करता है। तो वो फॉल्ट लाइन्स पूरे आते हैं state सर, मैं में उस पर आता हूं जरा, फिर हरियाणा की बात हम पूरी कर लें। अब जैसे मैंने वो कहा बीजेपी को शायद ये अब अंदर खाने शायद मालूम हो, लेकिन बाहर वो ये प्रोजेक्शन देना चाहती थी कि दलित हमारे साथ आ रहा है। दलित वोट 2024 में जो संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा कि विमर्श पर चला गया था राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ, वो शायद वापस लौट आएगा। कुमारी शैलजा वाकई में नाराज थी पार्टी से और वो वोकली नाराजगी उनकी दिखती भी थी मीडिया में। उसको भुनाने की बीजेपी ने बहुत कोशिश की, लेकिन आप डेटा देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि उस पूरी कवायद का कोई फायदा नहीं हुआ। हरिजन दलित कांग्रेस पार्टी को 50% तक वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी को 20%। वाल्मीकि दलित 48% कांग्रेस के पास जाते दिखते हैं, बीजेपी को 28% वोट उनका मिल सकता है। अन्य दलित 43% तक कांग्रेस के साथ जाते दिख रहे हैं, बीजेपी को 27% उनका वोट मिल सकता है। तो दलित पॉलिटिक्स बीजेपी ने बहुत करने की कोशिश की, कार्ड शायद ये भी नहीं चला। देखिए, दलित पॉलिटिक्स की वजह से ही बीजेपी इस चुनाव में थोड़ी सी लाइमलाइट में आ गई। नहीं तो जब चुनाव की शुरुआत हुई, घोषित हुआ था, तब ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी 70-75 सीटें भी जीत सकती है, जिस तरह के हालात थे। लेकिन शैलजा के मुद्दे से बीजेपी थोड़ी सी सेंटर स्टेज पे आई। प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने उसी मुद्दे को बना के रखा, जिसकी वजह से बीजेपी थोड़ा सा माहौल को अपनी तरफ करने में कामयाब रही। लेकिन उसका वोट में असर इसलिए नहीं हुआ सौरभ भाई, क्योंकि शैलजा जो है वो जितनी बड़ी नेता दिखेंगी कांग्रेस पार्टी की, जितनी वो हुड्डा को टक्कर देती हुई दिखेंगी, उतना ही दलित वोट उनके पीछे कंसोलिडेट होगा। और इसलिए जो वोटों का कंसोलिडेशन हुआ है, जब दलित समाज को इस बात का एहसास हो गया कि हम लोग अब मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं और जो सबसे डोमिनेंट कास्ट है उसको हरा के भी मुख्यमंत्री हमारी बहन जी बन सकती हैं, तो सारे लोग उन्होंने उनके पक्ष में वोट दिया है। तो इसलिए ये जो स्ट्रेटेजी लेकिन जो सोच के उन्होंने वोट दिया उसका कोई चांस है क्या दलित मुख्यमंत्री बनने का शैलजा जी का? ये राजकुमार जी हमारे वरिष्ठ हैं। टफ सवाल आपने तो डाल दिया। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि अगर बात करें पब्लिक के मूड की या पिछले 2 साल में 3 साल में मेहनत की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और शैलजा तीनों ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने बैनर तले अपनी अपनी राजनीति के तहत पूरे हरियाणा में जनसंपर्क किया और पार्टी को मजबूत किया, बावजूद इसके कि पिछले 11 साल से हरियाणा में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। अब किसकी लॉटरी खुलेगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि फाइनल फिगर क्या आती है। मेरा अपना मानना है कि अगर फिगर 50 के आसपास अटक जाती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेचुरल नहीं कंपलसरी चॉइस भी होंगे सीएमशिप के लिए। अगर आपका आंकड़ा 65 के आसपास चला गया, 60 के ऊपर चला गया, तो शायद कांग्रेस, और उसी पर शैलजा की उम्मीदें टिकी हैं, 2005 का रिपीट कर सकती है, जब भजन लाल के नाम पर चुनाव लड़ा, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा, 67 एमएलए आए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरप्राइज चॉइस के तौर पर सीएम बन गए। लेकिन ऐसा करने पर रिएक्शन होगा? डेफिनेटली होगा, और अगर ऐसा होगा तो इन दी लॉन्गर रन कांग्रेस के लिए न सिर्फ हरियाणा में बल्कि नॉर्दर्न इंडिया में नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो फिर तो मैं आप ही ने, मुझे लगता है मेरा उलझन सवाल सुलझा दी है कांग्रेस की। मेरा एक सवाल था राजकुमार जी। देखिए, जब इलेक्शन शुरू हुआ तो क्योंकि मेरे माँ बाप करनाल में रहते हैं, रेगुलर जाना है मेरा, तो काफ़ी मित्र मुझे वहाँ कहते थे कि हुड्डा की भी स्ट्रेटजी है, जो आज आप अभी बात कह रहे हैं 50 वाली, कि हुड्डा की भी स्ट्रेटजी है कि 50 के ऊपर ना आए। क्या ये बात सच है? क्या कहीं ना कहीं ऐसी गेम प्लान करी गई थी कि 50
में मैं मुख्यमंत्री कांग्रेस बनता आला हूं और- कमान को मनूवरिंग का स्कोप ना मिले। देखिए सर, मुझे जो लगता है ना, ये एक तो हम लोग थोड़ा सा जनरली इस बात को कहते हैं, मीडिया में ये बात हमेशा प्रोजेक्शन होती है, चाहे अशोक गहलोत का काम हो, चाहे वो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब भी इलेक्शन होते हैं तो हम कहते हैं कि ये बड़े नेता चाहते हैं कि पार्टी मेजोरिटी के आसपास ही रहे। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और 2004 और 24 में एक अंतर है कि उस वक्त सरकार में कांग्रेस पार्टी थी, केंद्र सरकार में। आज कांग्रेस पार्टी केंद्र में है नहीं। उस वक्त हाईकमान बहुत ताकतवर था, आज हाईकमान के पास उतनी ताकत है नहीं। तो अगर कहीं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर शैलजा को मुख्यमंत्री बना दिया तो हुड्डा के पास इतनी ताकत है कि वो 20-25 विधायकों को अपने साथ लेके जा सकते। मुझे लगता है इतना बड़ा रिस्क बीजेपी लेगी। लेकिन मैं दो चीज कहूंगा, वैसे बिल्कुल गणित के हिसाब से रविंद्र सही कह रहे हैं। तो वहीं जाएंगे जहां रास्ता जा रहा है। देखिए राजनीति में संत कोई जीटी रोड जीटी रोड पे राजनीति में संत कोई नहीं है, यहाँ सब सत्ता के लिए आते हैं। तो अगर राजनेता डे वन से चुनावी गणित रखता है और कई बार दूसरे को हराने के लिए, अपनी जीत के लिए इंडिपेंडेंट भी खड़े कर देता है। हरियाणा में कई इंडिपेंडेंट हैं जो कांग्रेस के कैंडिडेट से भी मजबूत हैं। तो कहीं ना कहीं कोई गणित तो होता है, शतरंज की बिसात बचाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, 2005 में और 2024 में एक फर्क है कि भजन लाल गांधी परिवार के लॉयल्टी टेस्ट में खरे नहीं उतरते थे, क्योंकि वो पीवी नरसिंह राव के सबसे क्लोज लोगों में थे, उनके रणनीतिकारों में थे और उनकी सरकार अल्पमत से बहुमत में उन्होंने बदल पाई थी। राइट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मामले में आप ये तो कह सकते हैं कि शायद शैलजा के मुकाबले लॉयल्टी टेस्ट में उनके मार्क्स कम हो, लेकिन गांधी परिवार हुड्डा को नापसंद हरगिज नहीं करता। राइट। अच्छा सर, एक छोटा सवाल आकर से ब्रेक लूंगा, उसके बाद जी। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि हमने देखा है कि राहुल गांधी जी ने जातिवाद का बड़ा इशू बनाया हुआ है, कास्ट रिजर्वेशन का इशू बनाया है, तो उसका कितना इम्पैक्ट रहा इस बार हरियाणा इलेक्शन पे? जाति जनगणना। दिलचस्प बात यह है कि इन चुनावों में वो मुद्दे उस तरह से उठे नहीं जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उठे थे। वो शायद हरियाणा की अपनी जो रिक्वायरमेंट है, अब यहाँ देखिए दो कॉम्बिनेशन आपने लिए। राहुल गांधी ने सतीश बरादी की बात की, वो ठीक है। दलित शैलजा के नाम पर मोबिलाइज किया, हुड्डा के नाम पर जाट मोबिलाइज है, और दोनों कम्युनिटीज को आप जोड़ लीजिए तो मेरा ख्याल है 45 से 50 के बीच का आंकड़ा बन जाता है। 27 और तो 21। उसके आगे आपको कुछ खेलने की जरूरत नहीं। तीसरा, राहुल गांधी ने आखिर के दिनों में जो एक कार्ड खेला है, उसमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, डंकी रूट वाला, नशे वाला। ये दो ऐसी चीजें हैं जिनकी चर्चा हरियाणा में चुनाव में पहले नहीं हुई, और ये ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी युवाओं को और उनके परिजनों को बहुत ज्यादा अपील करते हैं, कहीं ना कहीं पिंच करते हैं।